हमें इस घर में शिफ्ट हुए पहला दिन था। नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब्बू शहर में सरकारी स्कूल टीचर थे। जब भी उनका ट्रांसफर होता हमें उनके साथ नई जगह पर जाकर रहना पड़ता। इसके लिए हम बार बार घर ही बदलते रहते। इस बार उनका ट्रांसफर गांव के एक स्कूल में हो गया था। शुरू में तो अब्बू ने काफी कोशिश की कि उनका तबादला रुक जाए, मगर फिर मजबूरन हमें लेकर यहाँ आ गए। मेरा नाम महरीन है। मुझसे 3 छोटी बहनें शादीशुदा होकर अपने अपने घरों में खुश हैं। एक भाई है जो एबटाबाद के कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। मेरे अब्बू का नाम सैयद सज्जाद अली है। हम लोग एक सैयद फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दादा अब्बू की कुछ जमीनें हैं। मेरे अब्बू सरकारी स्कूल टीचर हैं। अम्मी एक सीधी सादी सी खातून है। मेरी बड़ी तीनों बहनों ने एमए किया था। भाई भी पढ़ रहा है। बचपन में स्कूल जाते हुए मेरा और अब्बू का शदीद एक्सीडेंट हुआ था। अब्बू को काफी चोटें लगी थी, खून बहा था, जबकि मेरी एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी। बहुत इलाज करवाया मगर मजबूरन टांग काटनी पड़ी। अब मैं लकड़ी की टांग के सहारे चलती थी। वैसे तो हम सभी बहन भाई खूबसूरत थे, मगर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उस हादसे ने मेरे चेहरे का गोश्त तकरीबन खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से अब मेरे आधे चेहरे पर बहुत बुरे निशान थे। मेरे अब्बू ने बहुत कोशिश की कि मैं भी पढ़ लिख जाऊं, मगर मैंने सिर्फ मैट्रिक ही किया, क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये आधे चेहरे वाली लड़की है। मैं अपना आधा चेहरा हमेशा छुपा कर रखती थी। फिर भी लड़कियां मुझे बहुत तंग करती। तंग आकर मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। मुझे हमेशा से तन्हा रहना पसंद था। अम्मी अब्बू मुझे देखकर दुखी होते रहते, प्यार से समझाते भी, मगर मैं खामोश रहती। बहन और भाई भी मुझे बहुत प्यार करते। वो चाहते थे कि मैं पहले जैसी पुरएतमाद महरीन बनकर जिंदगी को दोबारा से शुरू करूं। शुरू में कोई रिश्ते वाला आता, मुझे जबरदस्ती उनके सामने भेज देते। हालांकि उनको पहले से बताया होता कि मेरी टांग एक्सीडेंट की वजह से कट चुकी है और मेरे चेहरे पर भी निशान है, मगर वो लोग मुझे जिस तरह से जलील करते, मैं अंदर से टूट फूट जाती। अब मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे लिए किसी को भी घर ना बुलाए। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरी उम्र अब 28 साल हो चुकी थी। मुझसे छोटा भाई अब कमीशन ऑफिसर बनकर गाँव लौटा था, तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरी और भाई की शादी एक साथ कर दे, मगर मैंने सख्ती से किसी भी रिश्ते वाली आंटी का घर में दाखिला बंद कर रखा था। अचानक से अब्बू का तबादला गाँव हो गया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। प्यारा सा घर था। सबसे बड़ी बात यह कि सहन में दरख्त लगे थे। मुझे बचपन से ही रस्सी का दरख्त में बंधा झूला बहुत पसंद था। मैं शहर के फ्लैट्स में रहकर कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। हम काफी लंबा सफर करके गाँव पहुँचे। मैं घर पहुँचते ही सो गई। अब्बू के दोस्त की फैमिली ने घर को रहने के लायक कर दिया था। पहले दिन खाना भी बनाकर भेज रखा था। सो मैंने खाना खाया और जाकर बिस्तर निकाल कर सो गई। मैं काफी देर सोती रही। रात को 8 बजे अब्बू ने मुझे जगाया। प्यार से कहा कि मेहरू बेटा खाना खा लो। मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ मिलकर अम्मी ने घर को काफी हद तक सेट कर लिया था। काफी अच्छा मोहल्ला था। और जब गाँव वालों को पता लगा कि अब्बू स्कूल के नए टीचर हैं, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू शुरू से ही नरम तबीयत और अच्छे इखलाक के मालिक थे। अम्मी दिन भर की थकी हुई थी। उनका बहुत मसरूफ दिन गुजरा था। खाना खाकर चाय पीने तक हमने बातचीत की। उसके बाद अम्मी अब्बू जल्दी जाकर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने घूम फिर कर घर को अच्छी तरह देखा, थोड़ा बहुत अपने कमरे को सजाया। मैं अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद बैठकर एक किताब पढ़ी, फिर बोर होकर बाहर निकल आई। हर तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। पहले नीम का दरख्त था जिसमें झूला पड़ा हुआ था। उससे थोड़ी दूर बेरी का दरख्त था जो अपने फलों के बोझ से झुका जा रहा था। मैं खुशी खुशी झूले में बैठकर झूला झूलने लगी। रात के 11:30 बजे का वक्त हो रहा था। इतने में फोन की घंटी बजी। मैं जाकर बाहर से फोन उठा। बड़ी बाजी की कॉल थी, जो रात को देर से ही फोन करती थी। उनके मियाँ फौजी थे, 3 बच्चे थे। उनको सुलाने के बाद वो पहले बहनोई से बात करती और फिर अम्मी से बात करने के लिए रात को देर से नंबर मिला लेती। अम्मी और मैं भी रात को देर से सोने के आदी थे, मगर आज अम्मी जल्दी सो गई थी। मैं बाजी से बात करती रही, झूले लेती रही। बाजी अपने बच्चों की दिन भर की शरारतें सुना रही थी। हम दोनों बार बार हंस रहे थे। मैं इस बात से बेखबर थी कि रात के 12 बजने वाले हैं। गर्मी का आगाज होने लगा था, इसलिए ठंडी ठंडी चलने वाली हवा बहुत भली लग रही थी। एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे कोई चीज फेंक कर मारी हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। मैं फिर से झूले लेने लगी। 3-4 बार ऐसे ही हुआ, तो मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। जब मेरी नजर नीचे पड़ी तो मैंने देखा बेरी के चंद बेर पड़े हैं। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से बेर गिर रहे हैं, और मैं तेज झूले ले रही हूँ तो हवा की वजह से ये टूट कर मुझे लगे होंगे। आपी की कॉल खत्म हुई तो टाइम 1:30 बज रहा था। मुझे अब हल्की हल्की सर्दी भी लग रही थी, इसीलिए मैं झूले से उतरकर अंदर कमरे की तरफ चली गई।
मुझे ऐसा शोर महसूस हो रहा था जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली हो। मैं जाकर सुकून से अपने बिस्तर में दराज होकर ड्रामा देखने लगी। मेरा इरादा था कि फजर पढ़कर ही थोड़ी देर सोऊंगी। एकदम मुझे लगा जैसे कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की पर रंगीन शीशे लगे थे। मैं थोड़ी परेशानी से खिड़की की तरफ देखने लगी। अब मुझे बाहर से चूड़ियों के शोर जैसी आवाज आ रही थी। मैं परेशान हो गई। वैसे तो मैं बहुत बहादुर थी, मगर रात के इस पहर इस तरह से आवाजें। मैंने फोन को साइड पर रखा और खुद पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम की और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे जरा सी देर में ही नींद आ गई। अब मेरी आंख फजर की अजान पर खुली। मैंने उठकर वुजू किया तो अब्बू भी उठ चुके थे। वो दोनों भी नमाज पढ़ने की तैयारी में थे। हम तीनों ने नमाज पढ़ी, तिलावत की। फिर अम्मी जाकर नाश्ता बनाने लगी और अब्बू की आदत थी कि जब भी सुबह को तिलावत करती थी तो वो अगरबत्तियां जलाकर घर के बैरूनी दरवाजे पर लगा देती थी। ये आदत मुझे मेरे अब्बू से मिली थी। अब्बू ने जाकर दरवाजे पर अगरबत्तियां लगा दी। नाश्ता बन चुका था। हम तीनों ने नाश्ता किया। उसके बाद अब्बू तैयारी करके स्कूल के लिए निकल गए। मैंने अम्मी के साथ जल्दी जल्दी थोड़ा काम करवाया। अम्मी कहने लगी, बेटा रात को सोई थी? मैंने कहा नहीं अम्मी, फौजिया बाजी की कॉल आ गई थी, फिर थोड़ी देर जाकर सोई थी। ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते हुए सुबह का सारा काम खत्म हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी दरवाजा देखने चली गई। कोई पड़ोसन थी। अम्मी उसे लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने 2 कप चाय बनाई, ले जाकर उनको दी। बहुत भली औरत थी। उसकी बातों में कोई भी चालाकी नहीं थी और सबसे अच्छी बात कि उसने मेरे चेहरे को लेकर कोई भी बात नहीं की। शहर में तो मैं किसी के सामने भी नहीं बैठ सकती थी क्योंकि लोग घर आते ही सबसे पहले तरह तरह के मुंह बनाकर मेरे चेहरे के दागों के बारे में पूछने लगते हैं। हर किसी को जवाब देते हुए अम्मी भी दुखी हो जाती। इसलिए मैंने इसका हल ढूंढ रखा था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती। मगर ये गाँव के लोग बहुत सादा थे। मैं उनके पास थोड़ी देर बैठकर उनके लिए दाल चावल की तैयारी करने लगी क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं थी, तो इसलिए अब्बू ने सिलेंडर का सिस्टम शिफ्ट करने से पहले ही करवा लिया था। थोड़ी देर में मैंने दाल चढ़ाकर चावल भिगोल कर रख दिए और खुद जाकर अपने कमरे का चक्कर लगाया कि थोड़ा बहुत वहाँ भी देख लूं, कोई छोटा मोटा काम हो तो कर डालूं। मेरे सरहाने के पास मोतिये की कलियां रखी थी। मैंने ये सोचा कि शायद अब्बू नमाज पढ़कर जब सुबह की सैर करने के लिए गए थे तो शायद तब उन्होंने लाकर रखी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी। मैं अक्सर ताज़ा फूलों को अपने कमरे में सजाए रखती थी और फिर जब जरा मुरझा जाते तो उन्हें कपड़े के अंदर बांध कर अपनी अलमारी में रख देती थी, जिससे मेरे कपड़ों में हर वक्त ताज़ा फूलों की महक आती थी। फूल बिल्कुल ताज़ा थे। मैं मुस्कुराई। शहर से आते वक्त मैंने जो भी फूल लगा रखे थे वो पड़ोस की आंटियों को दे आई थी, क्योंकि इतनी दूर सफर में गमलों की टूट फूट का अंदेशा था। अब मुझे ये इंतजार था कि कब अब्बू थोड़े फ्री हो और वो मुझे दोबारा से फूल और गमले ला कर दें, जिससे मैं अपने घर को सजाऊं। और इन चीजों का बेइंतहा मुझे शौक था। मैंने फूलों को एक प्लेट में रखा और अलमारी में रख दिया। मैं बाहर चली गई। दाल बन चुकी थी। अब मैंने चावल चढ़ा दिए। जैसे ही मैंने चावलों को दम लगाया, एक तरफ से कुछ खूबसूरत कबूतर उड़कर बड़े से सहन में टहलने लगे। शायद किसी पड़ोसी के हैं। मैं ये सोचकर मुस्कुराई और जरा से चावल और दालें निकाल कर उनकी तरफ फेंक दिया। फिर एक बर्तन पानी का भर के रखे नीचे छांव में रख दिया। मुझे अपना नया घर बेहद पसंद आ चुका था। मैं दरख्त के नीचे खड़े होकर आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी। ठंडी हवा, सुकून का एहसास और परिंदों की चहचहाहट बहुत भली महसूस हो रही थी। मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई एकदम मुझे छू कर गुजरा है। मैंने एक झटके से आंखें खोली, इधर उधर देखने लगी। मैं एकदम से लरज गई। मैं फौरन वहाँ से हट गई। चावलों पर दम लग चुका था। अब्बू घर पहुँचने ही वाले थे। मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। हमारा मामूल था जैसे ही अब्बू पहुँचते थे हम दस्तरखान लगाकर बैठ जाते थे। पड़ोसनें उठकर जा चुकी थी। अम्मी मेरे पास किचन में चली आई। पूछने लगी, बेटा क्या ख्याल है तुम्हारा, यहाँ पर दिल लग जाएगा? मैंने कहा, अम्मी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। आप बताएं, आप अपनी दोस्तों को तो मिस नहीं करेंगी? ये बात सुनकर अम्मी हंसने लगी। कहने लगी, किराएदार की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी कहीं सारी उम्र ही सफर में गुजर गई। इंशाल्लाह यहाँ पर भी अच्छे लोग रहते हैं। अच्छा पड़ोस है तो जल्द ही मानूस हो जाए। अब अब्बू पहुँच चुके थे। अम्मी ने दस्तरखान लगा दिया। हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। अब्बू थोड़ी देर के लिए लेट गए। मैं भी बर्तन किचन में रख कर अपने कमरे में आकर लेट गई। जरा देर में ही आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की आंगन में झूला झूल रही। सफेद खूबसूरत लिबास, उसका दुपट्टा हवा के साथ साथ उड़ रहा है। अचानक एक खूबसूरत नौजवान बेरी के दरख्त के पीछे से निकल कर आया और उस लड़की को चंबेली के फूल मारने लगा। जब उस लड़की ने चेहरा घुमाकर पीछे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मेरा चेहरा भी इतना ही खूबसूरत और मुकम्मल होता। नौजवान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैं बुरी तरह पसीने में तर थी। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी। मैंने इधर उधर देखा। घड़ी में 5 बज रहे थे। मतलब मैं इतनी देर सोई रही थी। बाहर से भी आवाज नहीं आ रही थी। मतलब अम्मी अब्बू भी नहीं उठे थे। मैंने अपने
बाल समेट कर जूड़ा बनाया। जैसे ही उठने लगी मैंने देखा तकिए के बराबर में मोतिये के फूल रखे महक रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई, मगर मैंने इस चीज का तज़किरा अम्मी से ना करने का सोचा, क्योंकि वो तो पहले ही मेरी वजह से इस कदर परेशान रहती थी। मैं बिल्कुल खामोशी से उठकर अम्मी के कमरे तक गई, दरवाजे पर हाथ मारकर उनको आवाज दी, खुद फ्रिज में से दूध निकाल कर चाय बनाने चली गई। काम करते करते मेरी नजर बार बार बेरी के दरख्त की तरफ उठ रही थी। वो ख्वाब मुझको डरा कर नहीं गया, बल्कि मेरे अंदर एक खूबसूरत एहसास को जगा कर गया था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी तो हो सकती थी। एकदम से मुझे हल्की सी ठोकर लगी, मेरी नजर मेरी मसनूई टांग पर पड़ी। एकदम आंसुओं का गोला मेरे हलक में अटक गया। बेख्तियार ही मेरा हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ा। मैं अपनी महरूमी पर बहुत दुखी हो गई। अम्मी उठकर आ चुकी थी। मुझको ऐसे उदास देखकर एकदम आगे बढ़ी, मुझे रोता देखकर सीने से लगा लिया। मैं चुपचाप उनके कंधे पर सर टका कर रोने लगी। अम्मी कहने लगी, ना मेरा बच्चा, ऐसे उदास ना हुआ कर, मेरा दिल दुखने लगता है। वो मुझको प्यार से चुप करवा रही थी। अब्बू के उठने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना चेहरा साफ कर लिया। अम्मी ने भी अपनी आंखें साफ कर ली। मैंने चाय कपों में डालकर अम्मी को पकड़ा दी, खुद मुंह धोने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। रात को अम्मी अब्बू सोने के लिए लेट गए तो मैंने सहन में टहलना शुरू कर दिया। बार बार ही मेरी नजरें बेरी के दरख्त की तरफ उठती। मुझे लग रहा था कि जो ख्वाब मैंने देखा है वो कोई ख्वाब नहीं, शायद हकीकत ही हो। मसनूई टांग की वजह से मेरी चाल में अजीब लड़खड़ाहट जो देखने वालों को बहुत भद्दी लगती थी। मैं अक्सर सोचती थी, न जाने मेरी जिंदगी में कभी वो लम्हा भी आएगा जब मेरे माँ बाप मुझे देखकर खुश होंगे। मैं अब तक 20 बार रिजेक्ट हो चुकी थी। शादी के नाम का तो कोई ख्वाब नहीं था, मगर दिल चाहता था कि कोई मेरा भी नाम प्यार से लेने वाला हो, कभी कोई मेरे लिए भी खास जज्बे रखने वाला हो। मैं ये सब कुछ किसी से कहती नहीं थी, अजीब सोचों में गुम थी, मुसलसल बस उस ख्वाब में नजर आने वाले शख्स के बारे में सोच रही थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि बेरी के दरख्त के तने से टेक लगाए कोई खड़ा है। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। पलटकर उसकी तरफ देख रही थी। मुझे उससे खौफ नहीं महसूस, क्योंकि शायद वो मेरी ख्वाहिश था। वो चलते हुए मेरे करीब आकर रुक गया, मुस्कुरा कर मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। खूबसूरत था और एक अजीब तरह की कशिश उसके चेहरे में थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें मोतिये के फूल थे। वो फूल मेरे सर पर फेंक रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं शमास हूँ, जब से आपको देखा है बस आपका ही होके रह गया हूँ। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, मेरी समातों पर फूलों की तरह लग रही थी। पहली बार महसूस हुआ कि ये अल्फाज कितने खूबसूरत है। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और जाकर झूले पर बिठा दिया। अब वो मुझे झूले दे रहा था। मैं आंखें बंद करके झूले में बैठकर ऐसे ख्वाब में गुम थी जिसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मैं शायद हिप्नोटाइज थी, क्योंकि मेरी जुबान से कोई लफ्ज अदा नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। वो बहुत मोहब्बत बाश नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा है मैं हवाओं में उड़ने लगी। मैं फिजा में उड़ रही थी और मेरे इर्द गिर्द जो बादल, न जाने क्या क्या कुछ था। हम कभी किसी सरसब्ज वादी से गुजरते, कभी किसी सहरा से, कभी नीचे कोई खूबसूरत आबशार बहती देखती। उड़ते उड़ते हम एक पहाड़ पर जा उतरे। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ पर रात का नामो निशान नहीं था। मैं दोनों हाथ खोलकर वहाँ खुशी से घूमने लगी। मेरा रूम खुशी से झूम उठा। वो एक तरफ से ढेर सारे फूल उठा के ले आया। वो फूल मेरे सर पर फेंक रहा था। मुझ पर फूलों की बारिश हो रही थी और मैं बच्चों की तरह खुशी से झूम रही थी। जिंदगी का ये पल मैंने जाने कितनी बार जागती आंखों से देखा था। कोई शहजादा अचानक कहीं से आकर मेरी भीगी और बेरंग जिंदगी में रंग भर देगा। मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। मैं घूमते घूमते जाकर उसके सामने रुक गई। वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसने अपने बाजू खोलकर मुझे अपने हिसार में ले लिया। जैसे ही मेरा सर उसके सीने से लगा, मुझे लगा जैसे मेरी आंख खुल गई है। मैंने दोनों हाथों का जोर देकर उसे खुद से दूर किया। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। वो खफा सा था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर वापस उन्हीं बादलों, नदियों, आबशारों और सहराओं के ऊपर से होता हुआ मुझे मेरे सहन में लाकर खड़ा कर दिया। मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा था। फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। दोबारा कभी ऐसे उदास मत होना, मुझे तकलीफ होती है। जब चाहो मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दे सकती हो, मैं फौरन आज। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे बालों में फूल अटकाया, मेरे माथे पर प्यार किया और एकदम धुआं बनकर गायब हो गया। मैं इस एहसास के तहत न जाने कितनी देर खड़ी रही। मुझे शर्म, हैरत और घबराहट हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं एक ही पल में उसकी मोहब्बत का शिकार हो गई हूँ। मैं दर हकीकत जान चुकी थी कि वो एक जिनजात है जो उस बेरी के दरख्त में रहता है, मगर इसके बावजूद मैं उससे खौफजदा नहीं थी। मैं सरशारी के साथ कदम उठाते हुए अपने कमरे में चली आई। शायद ये मेरी लाश
شعوری خواہش تھی کہ پہلی بار ہی اس اجنبی صورت میں میں نے اپنا آئیڈیل تلاش کر لیا تھا. شاید احساس تنہائی اور احساس محرومی کے مارے ہوئے لوگ مجھ جیسے ہی ہوتے ہیں, محبت کے بھوکے. جہاں کسی نے نرمی سے بات کی, دل و جان سے اس کے ہو گئے. میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی. میرے چہرے پر گلال تھا. مجھے اپنا آپ بہت خوبصورت لگنے لگا. میرے لمبے سیاہ بالوں میں لگا ہوا گلاب کا پھول پوری شدت سے مہک رہا تھا. میری نظر دیوار پر ٹنگی ہوئی گھڑی پر پڑی تو وہاں پر پورے 1:15 بج رہے تھے. میں کمرے سے 11 بجے نکلی تھی, یعنی کہ میں پورے 2 گھنٹے اس جن ذات شماس کے ساتھ رہی تھی. میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بستر پر پہنچ گئی. اپنے بالوں سے پھول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بستر پر لیٹ کر سکون کے ساتھ گہری نیند کے مزے لوٹنے لگی. گلاب کا وہ پھول اس وقت میرے بازو میں تھا. صبح کو مقررہ وقت پر میری آنکھ نہیں کھل سکی. مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی مجھ پر پانی کی چھینٹے ڈال رہا ہے. میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شماس, اس کے خوبصورت چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اذان کی آواز گونج رہی تھی. امی باہر سے دروازہ بجا کر فکر مندی سے آوازیں دے رہی تھی. یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میری خود آنکھ نہیں کھلی. اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. میں جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی وہ ایک طرف گم ہو گیا. میں دروازہ کھول کر وضو کرنے چل پڑی. نماز سے فارغ ہو کر ہم تینوں تلاوت کرنے لگے. پھر ابو صبح کی سیر پر چلے گئے. روز کی طرح دن کا آغاز ہوا. میرے چہرے پر آج الگ ہی رونق تھی. امی غور سے میری طرف دیکھ رہی تھی. پوچھنے لگی, بیٹا آج خیریت ہے؟ بہت خوش لگ رہی ہو. میں نے امی کو ٹال دیا. دن میں محلے پڑوس کی عورتیں بھی آتی رہتی ہیں. امی مصروف رہتی اور میں فارغ. کام سے فارغ ہو کر میں اپنے محبوب سے باتیں کرتی رہتی. دن بدن میری شخصیت نکھر رہی تھی. میری بے رنگ زندگی میں بہار آ گئی تھی. میں اپنی بہنوں کی کال بھی جلدی بند کر دیتی اور کہتی کہ میں سونے جا رہی ہوں, کیونکہ جھولے پر بیٹھتے ہی شماس فوراً میرے سامنے آ جاتا تھا. ایک دن دروازے پر دستک ہوئی. ایک بوڑھی عورت فقیرنی کے روپ میں چلی آئی. وہ امی کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی. ساتھ ہی طرح طرح کے مرہم دکھا دکھا کر امی کو ان کی اہمیت سمجھا رہی تھی. امی نے مجھے کہا کہ جاؤ بیٹا, بوڑھی اماں کے لیے کھانا لے آؤ. مجھے اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا. ہم نے آج بڑے کا گوشت بنایا تھا. امی نے اس کے ہاتھ دھلوا دیے اور میں نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا. میرے چہرے کی طرف دیکھ کر اس نے امی سے کہا, تمہاری بیٹی کے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ امی نے دکھ سے اسے بتایا کہ بچپن میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چہرے پر کافی زخم لگے تھے, جس کے نشان ٹھہر گئے ہیں. کافی علاج کروایا ہے مگر ٹھیک نہیں ہوئے. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی, میرے پاس ایک ایسا مرہم بھی ہے جو پرانی سے پرانی چوٹ کے نشان کو مٹا ڈالے. میں اس کی یہ بات سن کر تلخی سے مسکرانے لگی. امی ایک دم چپ ہو گئی. شاید امی اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اس نے کھانا کھا کر ڈھیروں دعائیں دی. امی سے کہنے لگی, تمہاری یہ بیٹی بہت نصیبوں والی ہے, خدا اس کے نصیب اچھے کرے. امی نے خوش دلی سے آمین کہا. اس نے اپنے تھیلے میں سے نکال کر ایک مرہم میرے ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیا. کہنے لگی, سنو لڑکی, ہر روز رات کو یہ مرہم لگایا, کچھ روز بعد میں پھر آؤں گی. میں نے امی کی طرف دیکھا. امی نے سر ہلا کر کہا کہ لے لو. میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. کچھ دیر بعد وہ چلی گئی. روزانہ کی طرح امی ابو سونے کے لیے لیٹ گئے. رات کے 11 بج رہے تھے. امی کی تاکید تھی کہ منہ دھو کر مرہم لازمی لگا لینا. میں منہ دھو کر جیسے ہی کمرے میں پہنچی, کمرے میں ایک برتن میں تازہ گلاب کا عرق رکھا تھا. اس کے نزدیک پرچی رکھی تھی کہ آج منہ اس سے دھو لو. میں نے مسکرا کر اپنا چہرہ اس پانی میں دھویا اور پھر مرہم لگا لیا. مرہم میں سے تیز موتیے کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی. مرہم لگا کر مجھے عجیب سی ٹھنڈک بھرا احساس ہوا. میں باہر نکل کر جھولے پر بیٹھی, مگر آج شماس نہیں آیا. میں نے اس کو آوازیں بھی دی. میرا دل برا ہوا. اپنی بہنوں سے تھوڑی دیر بات کر کے میں بھی سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی. آج صبح بھی وہ میرے سامنے نہیں آیا. میں نے فجر کی نماز پڑھ کر تلاوت کی. امی جیسے ہی ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو ان کے منہ سے خوشی سے آواز نکلی, مہرین بیٹا تم نے مرہم لگایا تھا؟ میں نے ناسمجھی سے ہاں میں سر ہلا دیا. تو امی کہنے لگی, ماشاءاللہ بیٹا بہت فرق پڑا ہے. میں ایک دم شیشے کے سامنے پہنچی. دیکھا تو واقعی میرا چہرہ پہلے سے کم نشان زدہ تھا. میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. وہ مرہم مجھے 7 دن لگانا تھا. 7 دن تیزی سے گزر گئے. دن بدن میرا چہرہ مکمل ہوتا جا رہا تھا. میری امی ابو کو خوشی سے بتاتی کہ یہ گھر تو میرے لیے مبارک ثابت ہوا ہے. میری بچی کا برسوں پرانا روگ ختم ہونے جا رہا ہے. ابو بھی خدا کا شکر ادا کرتے, کہتے کہ لگتا ہے خدا کا کوئی تحفہ ہے. آج 7 دن پورے ہو گئے تھے. میرے چہرے پر بس اب ہلکے ہلکے سے نشان تھے, مگر وہ بھیانک نشان جنہوں نے مجھ سے میری زندگی کی خوشی چھین رکھی تھی وہ غائب ہو گئے تھے. دوپہر میں دروازے پر تیز دستک ہوئی. امی فوراً دروازہ کھولنے گئی تو وہی عورت مسکراتی ہوئی اندر آ گئی. امی اس سے بہت خوشی سے ملی. وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی. کہنے لگی کہ کیوں لڑکی, میں نے کہا تھا نا بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گی. میں بھی خوش تھی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. امی نے اس کو دوپہر کا کھانا کھلایا. امی کو دعائیں دے کر رخصت ہو گئی. مجھے بے چینی بس اس بات کی تھی کہ شماس کہاں چلا گیا. یہ 7 روز میں نے 7 مہینوں کے برابر انتظار کر کے گزارے تھے. ہر روز کمرے میں پھول ملتے, مطلب وہ یہیں کہیں تھا مگر سامنے نہیں آ رہا تھا.
चंद रोज बाद ही मेरा चेहरा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। मैं शम्मास से मिलने के लिए बेचैन थी, मगर वो शरीर सामने नहीं आ रहा था। अब मैं उससे बुरी तरह से नाराज होती जा रही थी। एक रोज असर के वक्त शहर से फोन आया कि अम्मी के एक दूर के अजीज इंतकाल कर गए हैं। ये सुनकर अम्मी रोने लगी। अब्बू ने अम्मी को जल्दी जल्दी तैयार होने का कहा, खुद सवारी का बंदोबस्त करने लगे। अम्मी की कोशिश थी कि मैं उनके साथ चलूं, मगर मैंने सहूलत से इनकार कर दिया। अम्मी ने बराबर वाली खाला को कहा कि वो रात को मेरे पास सो जाए। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर मैं खामोश रही। मैं चाहती थी कि आज मैं दरख्त के पास जाकर शम्मास को आवाजें दूं। ज्यादा देर में अम्मी तो चली गई, बराबर वाली खाला मेरे पास आ गई। उनके साथ उनके पोते पोतियां भी थे। जरा देर बाद बच्चे खेल कूद कर अपने घर चले गए। मैंने खाला को खाना खिलाया, फिर खाला का बिस्तर अपने कमरे में लगा दिया। गाँव में रहने की वजह से खाला जल्दी सोने की आदी थी। जैसे ही कमरे में खाला के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी, मैं दबे पांव कमरे से निकलकर बेरी के दरख्त तक पहुंची और तने को हाथ लगाकर धीमी आवाज में शम्मास का नाम लेकर उसको आवाजें देने लगी। काफी देर इंतजार करके मैं जैसे ही पलटने लगी, एकदम से मेरी टक्कर एक लंबे चौड़े वजूद से हुई। उसने दोनों बाजू खोलकर मुझे खुद में समेट लिया। मुझे लगा जैसे मैं सुकून की पनाह में हूँ। काफी वक्त यूं ही गुजर गया। मैंने आंखें खोल कर देखा तो हम दोनों एक खूबसूरत पहाड़ पर मौजूद थे। वो नरमी से मेरा हाथ पकड़कर सबज घास पर बैठ गया। चांद की रोशनी में हर चीज नहा रही थी। खूबसूरत मंजर था। मैंने खफगी से उसको देखकर कहा, कहाँ चले गए थे? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, देख रहा था तुम्हें मेरी याद कितनी आती है। मैंने कहा, फिर क्या देखा? कहने लगा, मुझे खुशी हुई कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी कि मैं। एकदम से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, महरीन, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मैं उसका ये सवाल सुनकर बुरी तरह घबरा गई। मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सोचा था, मगर जिस तरह उसके दूर जाने से मैं परेशान हुई थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरा और उस जिनजादे का रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। वो संजीदगी से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे खामोश पाकर कहने लगा, क्या सोच रही हो? इसलिए जवाब नहीं दे रही कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादा हूँ। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो काफी देर बैठा मुझे घूरता रहा, फिर स्पाट लहजे में कहने लगा, चलो घर चलते हैं, काफी देर हो गई। मेरा हाथ पकड़कर वो मैदानों और पानी की आबशारों पर से उड़ता हुआ मेरे घर जाकर उतर गया। वहाँ पहुँचते ही वो खामोशी से गुम हो गया। मैं दबे पांव कमरे में वापस आ गई। खाला अभी तक नींद में मगन थी। मैं उदासी के साथ अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरी नजरों के सामने शम्मास का खूबसूरत चेहरा था। काश वो कोई इंसान होता और मैं बिना डरे और झिझके फौरन उसको हाँ कह देती। फिर मेरी नजर अपने पाँव पर चली गई। उस मसनूई टांग के साथ यहाँ मुझे कोई अपनाने पर तैयार नहीं था और मैं अपनी आंखों में खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाब सजा बैठी थी। कितनी अहमक थी मैं, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुबह नमाज पढ़कर मैंने कुछ देर तिलावत की, फिर नाश्ता बनाकर खाला को करवाया। खाला मेरे साथ मिलकर मामूल के काम करवाने लगी। आज मेरे कमरे में मोतिये के फूल नहीं रखे गए। मेरे नाजुक दिल को बहुत ठेस पहुंची। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद खाला की वजह से ऐसा हुआ है। दिन में 11-12 बजे अम्मी घर वापस पहुंच गयी। अम्मी अब्बू काफी थके हुए थे। वो दोनों कुछ खामोश और परेशान भी लग रहे थे। मैं इंतजार में थी कि वो कुछ बात करते। दोपहर के वक्त अम्मी मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, महरीन बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारी फुफ्फो मिली थी फौतगी वाले घर। वो अपने बेटे साइम के लिए तुम्हारा रिश्ता चाह रही है। मैं परेशानी से अम्मी को देखने लगी, क्योंकि साइम तो पहले से शादीशुदा था। अम्मी मेरी नजरों का मतलब समझकर कहने लगी, बेटा वो बहुत शर्मिंदा है। तुम्हें इनकार करके साइम की बीवी बहुत बीमार है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। ऐसे में वो उसको नहीं छोड़ सकता। वो लोग कहते हैं कि हमने महरीन का दिल दुखाया था, इसलिए शायद खुदा हमसे नाराज है। उसकी ख्वाहिश है कि वो अपनी मौजूदगी में तुम्हारा और साइम का निकाह करवा दे। बेटा तुम्हारी फुफ्फो बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारे अब्बू भी सोच में गुम है। तुम देख ही चुकी हो दुनिया के जो रंग हैं। बेटा हमने भी चाहा था कि तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे लड़के से करवा दे, जो तुम्हारे काबिल भी हो, मगर अभी तक तो हम नाकाम हैं। तुम्हारे अब्बू कहते हैं महरीन से कहना कि मैं अपनी जिंदगी में उसको किसी के सुपुर्द करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे चले जाने के बाद वो दुनिया में बेसहारा होकर रह जाए। मैं बेयकीनी से अम्मी के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो अपनी पूरी बात खत्म करके मेरे जवाब की मुंतजिर थी। मुझे वो वक्त याद आया जब बचपन में होने वाली मेरी मंगनी उस वक्त फौरन तोड़ दी गई, जब मैं एक्सीडेंट के बाद जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही थी। उस वक्त मेरे चेहरे और टांग की सर्जरी हो रही थी और दूसरी तरफ मेरे बाप की सगी बहन इस फिक्र में थी कि कहीं मेरे अब्बा जबरदस्ती मुझे उसके सर पर ना थोप दें। आंसू खामोशी के साथ बह रहे थे। अपनी बेमायगी पर मैं बहुत दुखी थी। मेरे दिल में दर्द की शदीद लहर उठी और मैं सांस लेने की कोशिश में एक तरफ लुढ़क गई। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरे पास अब्बू और अम्मी मौजूद थे। ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर लगा हुआ था। मैंने दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो शम्मास दुखी चेहरे के साथ खड़ा था।
शायद वो अम्मी अब्बू को नजर नहीं आ रहा था। अम्मी मुझे आंखें खोलते हुए देख चुकी थी। उन्होंने अब्बू को बताया और वो फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागे। 2 दिन बाद हम अस्पताल से घर वापस आ गए। मेरी हालत से मेरे माँ बाप को जवाब मिल चुका था, मगर हमारे घर में गहरी खामोशी थी। मैं सारा दिन चुप करके पड़ी रहती, छत को घूरे जाती। शम्मास बार बार मेरे इर्द गिर्द मंडलाता, मगर मैं उसको मुकम्मल नजरअंदाज किए रखती। अम्मी और अब्बू बार बार मुझे कह चुके थे कि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो हम तुम्हारी फुफ्फो को इनकार कर देते हैं, मगर बेटा इस तरह से खामोश ना हो। फिर 4-5 रोज के बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और फुफ्फो साइम के साथ चली आई। मैंने बिस्तर से उठने की जहमत नहीं की। अम्मी ने भागकर मुझे बताया और कहा कि बेटा जरा हिम्मत करके उठ जाओ, मगर मैंने खफगी से अपनी बाजू आंखों पर रख ली। मैं उन लोगों की आवाजें सुन रही थी और वो बाहर खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पड़ोसन आंटी और उनकी बेटी ने आकर जल्दी जल्दी खाना बना दिया। जब से मैं बीमार हुई थी वो दोनों रोज ही चली आती थी, बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती थी और मैं हूँ हाँ में उनका जवाब देती रहती। उस वक्त मैं छत को घूर रही थी जब साइम और उसकी माँ कमरे में दाखिल हुए। मेरी लकड़ी की टांग मेरे बिस्तर के पास रखी थी। बिस्तर पर मेरा अधूरा वजूद पड़ा हुआ था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए साइम से मेरी आंखें 2-4 हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी बेजारी थी। मैंने देखा वो मेरी लकड़ी की टांग को देखकर शदीद नापसंदीदगी जाहिर कर रहा था, मगर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसका हाथ दबाकर उसे खामोश रखा। मगर मेरी भोली भाली माँ ये समझती थी कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर दोबारा मुझसे नाता जोड़ने के लिए तैयार है। मेरी नजर उनके पीछे आते हुए शम्मास पर पड़ी, जिसकी आंखों में उस वक्त चिंगारियां दौड़ रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो खामोशी से मेरे सिरहाने खड़ा था। मैं बिल्कुल मुतमईन थी। फुफ्फो ने जैसे ही मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे सर पर हाथ रखकर प्यार करना चाहा, शम्मास ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। अगले ही लम्हे फुफ्फो का हाथ बहुत बुरी तरह झटक कर मैं बिस्तर पर सीधी खड़ी थी। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। मेरी आंखें वहशतनाक हद तक फैल चुकी थी। मेरे अंदर से शम्मास की आवाज आई, मक्कार औरत, खबरदार जो तूने इस लड़की को हाथ लगाया। फुफ्फो ये देखकर खौफ से चीख मारती हुई उठकर एकदम से शम्मास ने हाथ लंबा करके उनको बालों से पकड़कर जमीन से उठा लिया। अम्मी हैरत से मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। कमरे में पड़ोस की आंटी और उनकी बेटी भी दरवाजे से झांक कर देख रही थी। अब्बू जो शायद दूसरे कमरे में थे, शोर की आवाज सुनकर आकर खड़े हुए। जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर हवा में फुफ्फो की हालत खराब हो रही थी। शम्मास की आवाज कमरे में गूंज रही थी कि अपने भाई की सगी बेटी के लिए गड्ढा खोदते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? झूठ बोलती है कि तेरी बहू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और वो मरने वाली है। उसको डॉक्टर ने जवाब जरूर दिया है, मगर ये कहा है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। शातिर औरत, झूठ से अपनी भतीजी को ब्याहने के लिए तैयार तो हो, मगर क्या सोचकर कि जब कभी तुम्हारे बेटे की नस्ल चल जाएगी तो तुम इस लपाज लंगड़ी लड़की को किसी बहाने किसी हादसे का शिकार करके मार डालोगी। अब्बू ये सुनकर शदीद दुखी थे। फुफ्फो हाथ जोड़कर अब्बू से कह रही थी कि उसे नीचे उतारा जाए। अब्बू ने कुछ सोचते हुए सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। कमरे का माहौल खतरनाक हद तक सर्द हो गया। शम्मास ने अब्बू से कहा कि सज्जाद साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरा मकसद आपको या आपके बीवी बच्चों को तकलीफ पहुँचाना नहीं है, मगर इस गाँव में मैं सदियों से मेरा बसेरा है। जब मेरी नजर इस बेचारी लड़की पर पड़ी तो मेरा दिल हमदर्दी से भर गया, और अब आपके घर पहुँचकर भी अब इन माँ बेटी से वापस वही बातें की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक बेगुनाह इंसान को जानबूझकर कातिलों के सुपुर्द कर देना, किसी पर जुल्म होते देखकर खामोश रहना मुनासिब नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उसने फुफ्फो को छोड़ दिया। साइम की घिग्गी बंधी हुई थी। शम्मास ने जोरदार थप्पड़ साइम के चेहरे पर दे मारा। वो उछलकर जमीन पर जा गिरा। अब्बू अब सुकून से खड़े थे। जरा देर के बाद शम्मास ने मेरा जिस्म छोड़ दिया और मेरा वजूद इनके की तरह बिस्तर पर जा गिरा। फुफ्फो ने अब्बू से बहुत माफी मांगी, मगर अब्बू ने उन माँ बेटे को घर से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो शम्मास वहीं पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और अम्मी अब्बू परेशानी से मेरे पास बैठे थे। अम्मी मुसलसल रो रही थी। अब्बू ये सोचकर परेशान थे कि मुझ पर कोई जिन हावी है। मैं फौरन उठकर बैठ गई। कहने लगी, अब्बू क्या हुआ? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। वो बाहर चले गए। अम्मी मुझको अब 1 मिनट भी अकेला छोड़ने पर तैयार नहीं थी। शाम के वक्त अब्बू के साथ उनके मदरसे के उस्ताद शाह साहब चले आए। वो इजाजत लेकर घर में दाखिल हुए तो मैं और अम्मी चादर ओढ़े बरामदे में खड़ी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरकर गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर मुड़कर बेरी के दरख्त की तरफ देखा। अब्बू का हाथ पकड़कर खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाह साहब की उम्र हो चुकी थी, मगर उनके इल्म का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। मेरी नजरें बेरी के दरख्त की तरफ थी, मगर शम्मास का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। थोड़ी देर बाद अब्बू मुझे बुलाने आए। मैं चुपचाप अब्बू के साथ कमरे में चली गई। 1-2 बातें अब्बू के सामने करके शाह साहब ने कहा, सज्जाद अली तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी बेटी से कुछ बात करनी। अब्बू बाहर चले गए। शाह साहब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे रहे, फिर मेरी तरफ देखकर पूछने लगे कि बेटा जो मैं पूछूं अगर सच सच जवाब देना चाहो तो भी ठीक है, अगर ना देना चाहो तो भी ठीक है। तुम हमारे शागिर्द की बहुत लाडली बेटी हो, जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं तुमने, मगर इसका ये मतलब
भी नहीं है कि कोई तुम्हारे माँ बाप को परेशान करे। मैं खामोश थी। उन्होंने कहा कि अपने मुंह से बताओ कि क्या माजरा है। मैंने उनको पहले दिन से लेकर अभी तक की सारी सूरत हाल बता दी। वो चुप थे। थोड़ी देर बाद कहने लगे, साहबजादे शम्मास, सामने आकर बात करो। जब सब कुछ पोशीदा चल रहा था तो शरारत करने की क्या जरूरत थी? अब कर दी है तो आकर जवाब दो। थोड़ी देर बाद शम्मास मेरे बराबर में आकर बैठ गया। उसने बैठकर सलाम किया और शाह साहब का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाकर कहने लगा, शाह साहब, मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, मगर जब से मेरी नजर इन पर पड़ी है मैंने कोई गलत ख्याल नहीं सोचा, मगर जिस तरह ये दुनिया से परेशान होकर हर वक्त सोचती रहती हैं, मेरा दिल इनकी तरफ बेइख्तियार होता रहता है। अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मगर ये दुनिया बहुत जालिम है। जब भी इनके साथ किसी ने गलत किया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इनसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं है और ना ही इनको भूल जाना मेरे इख्तियार में है। मैं भी उसी खालिक का बनाया हुआ हूँ। मैंने जिंदगी भर किसी को तकलीफ नहीं दी और मैं सोच भी नहीं सकता। आज भी वो सब कुछ जो हुआ वो आप जानते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा के लिए इनको अपनाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख सकता हूँ, मगर इनको अकेले इस दुनिया में कभी भी परेशान होने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं सर नीचे किए उसकी सारी बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल निकल कर गिर रहे थे। शाह साहब ने कुछ सोच कर उसकी तरफ देखा, कहा कि फिलहाल तुम जा सकते। जल्दबाजी में मैं कोई फैसला नहीं करना चाहता। तुम भी समझदार हो, मेहरीन बेटी भी समझदार है, अपना अच्छा बुरा खूब समझ सकते हो। आज किया गया फैसला तुम दोनों की जिंदगी को बदल डालेगा, ये बात हमेशा जहन में रखना। वो सादत मंदी से उठकर एक तरफ गुम हो गया। शाह साहब ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, ये तो तुम जानती हो कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक जिन जाता है। हमारी और उनकी दुनिया अलग अलग है। अगर वो तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने निकाह में रखना चाहता है तो फिर उसे हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया छोड़कर एक आम इंसान की तरह रहना होगा, या फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपनों को छोड़ कर जाना होगा। और अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को मालूम होगी तो वो यकीनन यही चाहेंगे कि वो जिन जात हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि कोई भी माँ बाप जानबूझकर अपनी बेटी किसी जिन के हवाले नहीं करेंगे। तुम एक सैयद जादी भी हो, ये भी जानती हो कि हमेशा तुम्हारे खानदान में बेटियों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं दिली तौर पर नहीं चाहता कि जितनी तकलीफें तुम झेल चुकी हो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा सख्त फैसला करूं कि तुम्हें सारी उम्र तन्हा रहना पड़े। सोच समझ लो, तुम्हारे वालिद से क्या बात करनी है ये मुझ पर छोड़ दो। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा, कहा, शाह साहब, मैं शम्मास के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी और उसकी जिंदगी है। इतने बरसों से मेरे बाप बाप को किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि वो उनकी माजूर बेटी को अपना लेगा। मैं 20 बार धुतकारी गई हूँ। आइंदा जिंदगी में भी यही सब होता रहेगा। अगर कोई मफाद परस्त इंसान मुझसे शादी कर ले, बाद में मेरा यही हाल हो कि मैं घर के एक कोने में फालतू सामान की तरह पड़ी रहूं या फिर उसके हाथों मारी जाऊं, उससे बेहतर है मैं खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। उन्होंने ये बात सुनकर मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगे, बेटा, दुखी नहीं होते। हर इंसान की कुछ आजमाइश होती है। जज्बाती होकर कोई फैसला ना करो, सोच समझ कर मुझे जवाब दो। और क्या ये सही रहेगा कि शम्मास हमेशा के लिए अपनों को छोड़कर तुम्हारे साथ जमीन पर रहने लगे, एक आम इंसान की तरह? मैं खामोशी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं सज्जाद से बात करता हूँ। उन्होंने अब्बू को समझा दिया कि वो जिन ज़ादा सिर्फ और सिर्फ फुप्पो का इरादा जानकर सामने आया था और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर कहने लगे, मेहरीन बेटी के लिए तुम परेशान मत हो। मैं कोशिश करता हूँ मेरा कोई शागिर्द ऐसा लायक हो जिससे मैं अपनी बेटी का निकाह करवा सकूं। अब्बू ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि शाह साहब कभी भी किसी गलत इंसान का इंतखाब नहीं कर सकते। शाह साहब 2 रोज हमारे साथ रहे, फिर चले गए। उन्होंने जाते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है, मुझे खुशी होगी अगर तुम उस पर राजी हो जाओ। मैंने उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो कहने लगे, मैं अपने एक शागिर्द का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी बनकर मेरे फैसले की इज्जत करो। ये मेरा तुम पर मान है। मैं खामोश हो गई। मेरा दिल तो सिर्फ शम्मास का तलबगार था। मैं हर तरफ उसे ही ढूंढ रही थी, मगर उसका कहीं नामो निशान न था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अबू ने एक दिन कहा कि शाह साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। एक लड़के का इंतखाब वो कर चुके हैं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो वो निकाह के लिए आना चाहते हैं। मैंने हर तरफ शम्मास की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह गम से चूर हो चुका था। मैंने कुछ सोचा और अब्बू से कहा कि वो शाह साहब को बुला ले, मुझे उनका फैसला कबूल है। 15 रोज बाद मेरा निकाह तय पा गया। अम्मी चाहती थी कि शादी की हल्की फुल्की रस्में करूं, मगर मैंने सहूलत से उनको इनकार कर दिया। अम्मी बहुत खुश थीं और साथ में गमगीन भी कि अब वो अकेली रहने वाली हैं। मेरी तीनों बहनें अपने ससुराल से आ गई थीं। तीनों ही ये नया घर देखकर बहुत खुश थीं। वो मेरे लिए शादी के मलबूसात बनाकर अपने साथ लाई थीं। शाह साहब ने कहा था कि किसी एहतमाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़के ने सब चीजों से इनकार किया है, मगर अम्मी ने जेवर और कपड़ा बनाना जरूरी समझा। मेरी बहनें
खाने, उनके बच्चे, सारा दिन शादी की तैयारियों में मसरूफ रहते। वक्त यूं ही गुजर गया। इसी तरह से एक दिन पहले मेरी बहनों ने मुझे खूबसूरत मेहंदी लगाई। हालांकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे मुझे और भी ज्यादा एहसास होता कि मैं एक पाँव से माजूर हूँ। मगर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, कहा कि अम्मी मुझे इस तरह से देखकर दुखी होंगी और फिक्र मत करो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारा नसीब बेहतरीन लिखा होगा। मैं हर तरफ उस जालिम को ढूंढ रही थी जो आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया था। निकाह वाले दिन मेहमान पहुंच चुके थे। मैंने अब शम्मास से मिलने की आस छोड़ दी थी। मेरे सामने मेरा निकाहनामा लाया जा चुका था। मेरे दोनों बहनोई जो मामूजाद भी थे मुझसे निकाहनामे पर दस्तखत करवा रहे थे। पर्दे के पीछे से मौलवी साहब ने मुझसे पूछा, महरीन वल्द सज्जाद अली, तुम्हें अब्बास अली वल्द अरमान शाह से निकाह कबूल है? मैंने आहिस्ता से कहा, कबूल है। मेरे दिल में तकलीफ हुई, मगर अम्मी ने मेरे सर पर प्यार किया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लड़के की तरफ से शाह साहब की फैमिली ही मौजूद थी। सादगी के साथ रुखसती हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, जिसे मैं ना जानती थी ना देख रखा था। एकदम से कमरे की रोशनी जलने बुझने लगी। मेरे दिल ने कहा कि शम्मास इस कमरे में मौजूद है। मैं उससे सख्त नाराज थी। एकदम से दरवाजे पर आहट हुई। वो दरवाजा खोलकर मेरे सामने आकर बैठ गया। मैं इस सोच में थी कि न जाने अब क्या होगा। एकदम से उसने सलाम किया। मैंने जवाब दिया। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया और माशाअल्लाह कहा तो एकदम से मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ शम्मास बैठा मुस्कुरा रहा था। यानी शाह साहब ने अपने जिस शागिर्द से मेरा निकाह करवाया था वो शम्मास ही था। मेरा दिल खुशी से भर गया। शम्मास ने मेरा हाथ थाम लिया। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, आपको ये कहानी कैसी लगी।